इस वक्त मैं 9वीं जमात में पढ़ता था। एक आम सा लड़का, मगर जिंदगी के कई राजों से नावाकिफ था। हमारा घर एक गली में था जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। हमारी गली के शुरू में मेरी अम्मी की पक्की सहेली रहती थीं, जिन्हें हम खाला कहकर पुकारते थे। वो मेरी सगी खाला नहीं थीं, मगर हम लोग उन्हें बचपन से खाला कहकर पुकारते थे। खाला के 4 बच्चे थे। उनके शौहर बैरून मुल्क काम कर रहे थे। वो हर साल 1 महीने के लिए आते थे और जाते हुए हमेशा अपनी बीवी को एक नया मेहमान तोहफे में दे जाते। नया मेहमान मतलब नया बच्चा। ये बात मोहल्ले में हंसी मजाक का हिस्सा बन गई थी, मगर हकीकत यही थी कि उनकी फैमिली बढ़ती जा रही थी। खाला की शख्सियत बहुत निराली थी। लंबे कद की गौरी रंगत, चौड़ी आंखें और हमेशा खुशबू से महकती हुई। वो बात करती तो आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। अक्सर मेरी अम्मी उन्हें हंसकर टोक देती, कहते आहिस्ता बोलो, बच्चा सुन लेगा। तो खाला मुस्कुराकर जवाब देती, अरे बाजी, ये तो अभी बच्चा है, इसे क्या समझ आएगी। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं उस उम्र तक पहुंच चुका था जहां सुनकर दिल में हलचल पैदा हो रही थी। मैं अक्सर शाम को अपना होमवर्क इसी कमरे में करता था जहां उम्मी और खाला बातें करती थीं। खाला की बातें कभी कभार आम घरेलू मामलात से निकलकर ज़रा नाजुक मोड़ पर आ जाते। वो अपने शौहर के बारे में ऐसे जुमले कहती जिनमें हल्की मुस्कुराहट और शरारत छिपी होती। मैं खामोशी से अपनी किताब पर नजरें जमाए उनकी बातों को सुन रहा होता। ऐसी दौरान स्कूल में एक नया लड़का आया। इस लड़के का नाम यासिर था। पहले दिन से ही सिर ने इसे मेरे साथ बैठा दिया। शुरुआत में तो हम दोनों के दरमियान तकल्लुफ़ रहा, मगर चंद दिनों में हम अच्छे दोस्त बन गए। यासिर मुझसे 2 साल बड़ा था और तजुर्बे में भी बहुत आगे था। वो मुझे अजीब बातें बताता और एक दिन हंसते हुए कहने लगा, यार, ये सब बातें पढ़ने से नहीं आती, एक दिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैं हंस कर रह गया, मगर इसके अल्फाज मेरे जहन में कहीं ना कहीं उतर चुके थे। फिर एक दिन मोहल्ले में एक हलचल पैदा हुई। गली के कोने वाले घर में चोरी हुई। सब लोग डरे हुए थे। इसी शाम खाला हमारे घर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उन्होंने इम्मी से कहा, बाजी, आज दिल बहुत डर रहा है। दीवर दीवरानी इस्लाम आबाद गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे भी उनके साथ हैं। घर पर बस मैं हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। वो भी 3 और 2 साल के हैं। अगर आज रात चोर आया तो मैं तो डर के मारे आवाज़ भी निकाल नहीं सकूंगी। अम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो खुद अभी बच्चा है, ये तेरी क्या हिफाजत करेगा। खाला फौरन बोल पड़े, बाजी, अब ये बच्चा थोड़ी है, ये तो जवान हो चुका। इसकी तो दाढ़ी के बाल भी आने लगे। कम इज़ कम अगर कोई आ भी गया तो ये शोर मचाकर सबको बिला लेगा। इमी ने मेरी तरफ देखा तो कहने लगे, ठीक है बेटा, आज रात तुम खाला के घर जाकर सो जाना। उन्हें हिम्मत देना, डरने न देना। मैंने आहिस्ता से कहा, अच्छा ठीक है। खाला फौरन खुश हुए कहने लगे, तो फिर अभी चलते हैं। मैंने जल्दी से अपना नाइट सूट और कुछ किताबें उठा लीं। खाला ने उम्मी से कहा, कल सुबह ये मेरे घर से स्कूल चला जाएगा। कहा, आप परेशान न होना, इगरचा घर में पहले भी सैकड़ों बार आना जाना हुआ था। लेकिन आज का माहौल बिल्कुल अलग था। घर में सन्नाटा था। बड़े बेटे नहीं थे, देवर और देवरानी भी नहीं, सिर्फ खाला और उनके 2 छोटे बच्चे थे। किचन से खुशबू आ रही थी। खाला मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम में ले आए। बेड पर एक तरफ बच्चों के लिए जगह बनाई और दूसरी तरफ मेरा तकिया और चादर रख दी। मुस्कुराकर खाला कहने लगी, आज तुम मेरे साथ सो जाना।
मुझे डर नहीं लगेगा। हम किचन में गए। चारों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मैं कमरे में आकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खाला किचन में काम करने लगे। कुछ देर के बाद वो दूध के 2 फीडर भरकर बच्चों को देने आए ताकि बच्चे पीकर सो जाएं। इस वक्त टीवी आम घरों में कम था, मगर खाला के घर में टीवी मौजूद था। मैंने टीवी ऑन कर लिया। टीवी पर ड्रामा चल रहा था। हम चारों मिलकर ड्रामा देखने लगे। खबरें शुरू हुईं तो खाला ने कहा, चलो अब सोने चलते हैं। मैं बेड पर आया तो खाला ने कहा, कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो, कुंडी भी लगा दो। मैंने कहा, गर्मी बहुत हो जाएगी, मगर वो नहीं माने और खुद उठकर दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके इसे कुंडी लगा दी। हम अभी लेटे ही थे कि बाहर से कोई हल्की आहट सुनाई दी। खाला फौरन मेरे करीब आ गईं। मैंने आहिस्ता से कहा, खाला कोई बात नहीं, मैं देखकर आता हूँ। पहले तो वो डर गईं, फिर कहने लगीं, रखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर चलने लगें। दूसरे हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। दरवाज़ा खोलकर हम बाहर निकले तो देखा कि सहन में एक बलि बैठी है, जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। वापस आकर खाला कुछ रिलैक्स हुए, लेकिन कमरे में बहुत गर्मी थी। मैंने मजाक में कहा, खाला मैं तो कपड़े हल्के करके सोने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर खाला मुस्कुराकर कहने लगे, तुम एक चादर ले आओ, धोती बनाकर पहन लो। खाला के कहने पर मैंने चादर को वैसे ही लपेट लिया। खाला कहने लगे, मैं ज़रा नहा कर आती हूँ, पसीना बहुत आ रहा है। खाला नहाकर वापस आए तो बच्चे सो चुके थे। अब कमरे में एक अजीब खामोशी थी और कहानी का असल मोड़ शुरू होने वाला था। खाला नहा कर आए तो उनके बाल भीगे हुए थे। खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। उन्होंने आते ही बच्चों को ज़रा संभाला, कंबल दरस्त किया और मेरे करीब आ कर बोले, बेटा ज़रा साइड पर हो जाओ, बीच में जगह बना दो। मैं बच्चों के दरमियान नहीं लेटना चाहती। बच्चे रात को बहुत तंग करते हैं। मैं थोड़ा साइड पर हुआ। खाला आकर मेरे और बच्चों के दरमियान में लेट गईं। कमरे की रोशनी अभी जल रही थी। खाला ने आहिस्ता से कहा, रोशनी बंद मत करना, मुझे अंधेरे में डर लगता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, खाला आप तो बड़ी बहादुर हैं, फिर ये डर कैसा? मेरी बात सुनकर खाला मुस्कुराने लगें, कहने लगें, बहादुर तो हूँ, लेकिन चोरी का वाकया हो जाए तो औरत का दिल घबरा जाता है। मैं उनकी तरफ कर विट करके लेटा हुआ था। पसीने और नहाने के बाद कि नरमी ने कमरे का माहौल और भी अजीब कर दिया था। वह अपनी चादर ज़रा संभाल कर लेटीं, मगर कमर के पास से चादर थोड़ा सा हट गई थी। मैं नज़रें बचाकर कभी दीवार देखता, कभी पंखे को देखता, मगर दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। खाला ने मेरी तरफ देखा, कहने लगें, क्या सोच रहे हो? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर खालो यहाँ होते तो आपको ये डर न लगता। खाला मुस्कुराकर बोले, हाँ बिल्कुल, और अगर होते तो मुझे यूं किसी को बुलाना न पड़ता। कमरे की खामोशी में सिर्फ पंखे की हल्की आवाज़ थी। बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर आपको डर लगे तो आप मेरा हाथ पकड़ सकती हैं। खाला थोड़ी देर मुझे देखती रहीं, फिर आहिस्ता से बोलें, हाथ पकड़ने से डर कम नहीं होता, लेकिन कभी कभार बात इससे आगे भी बढ़ जाती है। खाला की बात सुनकर मेरी सांस तेज होने लगी। मैंने कहा, कैसी बात? खाला ने नज़रें झुकाकर कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैंने फौरन कहा, खाला मैं बच्चा नहीं हूँ। खाला हल्की सी मुस्कुराने लगीं, जैसे मेरे दावे पर खुश भी हुए और हैरान भी। हम बातें कर रहे थे कि इसी वक्त बाहर से हल्की आवाज़ आई। खाला फौरन उठीं
और मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, रखें, मैं देख कर आता हूँ। खाला कहने लगे, नहीं, तुम अकेले नहीं जाओ गे, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों दरवाजे तक गए। आहिस्ता से कंडी खोली, बाहर देखा तो बाहर हुआ चल रही थी। शायद किसी के घर का दरवाज़ा हवा से बिज रहा था। खाला ने गहरी सांस ली और हम वापस आ गए। कमरे में आकर खाला कहने लगे, बस बेटा, मैं आज तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैं नहीं सो सकती, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सोएंगे। मैंने चादर जरा सा ऊपर की। खाला मेरे करीब आकर लेट गईं। कमरे में हल्की सी खुशबू फैल चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब खालो आते हैं तो आप खुश होती हैं ना? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगें। कहने लगे, हाँ, बहुत खुश होती हूँ। मैंने कहा, और जब वो चले जाते हैं तो? इसके बाद खाला आहिस्ता से बोलें, फिर मेरा दिल खाली हो जाता है। मैं खाला की बात सुनकर खामोश रहा, लेकिन मेरी नज़रें उनके चेहरे पर थीं। वो चेहरा जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, आज काफ़ी संजीदा था। खाला ने अचानक कहा, बेटे, तुम बड़े होकर किस किस्म की बीवी को पसंद करोगे? मैंने हैरान होकर कहा, पता नहीं, कभी सोचा नहीं है। खाला हल्का सा मुस्कुराने लगे। कहने लगे, ऐसी जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें वक्त दे, या ऐसी जो सिर्फ रस्मी तौर पर बीवी हो? मैंने कहा, ऐसी जो मेरा ख्याल रखे, मुझे वक्त दे और मुझसे दौर कभी ना हो। खाला एक लम्हे को खामोश रहें, फिर कहने लगें, फिर तुम्हें भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा, हर तरह से। खाला के अल्फाज में एक गहरा मतलब छिपा हुआ था। मैं सिर हिला। दया और रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। पंखा चल रहा था, मगर गर्मी कम नहीं हो रही थी। बाहर से कहीं दौर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, मगर कमरे के अंदर एक अजीब सुकून था। शायद ये सुकून इस एतमाद का था जो खाला को मेरे होने से मिल रहा था, या फिर वो खामोशी जो कुछ ना कुछ कह रही थी। खाला ने आहिस्ता से करवट बदली और मैंने पहली बार महसूस किया कि उनके हाथ का लम्स कितना नर्म था। उन्होंने बस इतना कहा, बैठा, कभी कभार कुछ रिश्ते अल्फाज से नहीं, एहसास से चलते हैं। खाला का यह जुमला मेरे दिल में उतर चुका था। कुछ रिश्ते एहसास से चलते हैं। इस एक जुमले ने माहौल में एक गर्मी पैदा कर दी। मैं चुपचाप उनकी तरफ देख रहा था। उनकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। खाला ने हल्की सी अंगड़ाई ले कर कहा, बेटा, तुम थक तो नहीं गए? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं खाला, बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराकर कहने लगे, अच्छा है, क्योंकि आज मुझे नींद फौरन नहीं आने वाली। मैंने मुस्कुराकर कहा, फिर हम बातें करते हैं। खाला ने मेरी बात सुनकर हाँ मैं सिर हिला दिया। फिर कहने लगे, हाँ, लेकिन ऐसी बातें करेंगे जो किसी और को ना सुनानी पड़े। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आप शुरू करें। खाला कुछ देर सोचने लगे, फिर कहने लगे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ आएगी कि इंसान को सिर्फ खाने पीने या पैसे की ज़रूरत नहीं होती, दिल के सुकून की भी ज़रूरत पड़ती है। और यह सुकून किसी करीबी के लम्स, तवज्जो और ख्याल रखने से आता है। उनके लहजे में नरमी थी, लेकिन अल्फाज के पीछे एक तन्हाई छिपी हुई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, खाला, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आप अकेली हैं? वो मुस्कुराने लगें, मगर उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। कहने लगें, हाँ बेटा, बहुत बार जब खालो यहाँ नहीं होते तो घर बड़ा होने के बावजूद एक खालीपन महसूस होता है। खाला ने मुझे देखा तो कहने लगे, तुम तो आज बड़े संजीदा लग रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद माहौल कुछ ऐसा है
खाला ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम जानते हो कुछ बातें सिर्फ समझने के लिए होती हैं, कहने के लिए नहीं होते। मैंने कहा, जी मैं समझ रहा हूँ। खाला मुस्कुराकर कहने लगें, तो फिर हम भी बस समझने तक रहेंगे। मैंने खाला की बात का कोई जवाब न दिया, मैं बस मुस्कुराता रहा। खाला ने करवट बदली, मेरी तरफ देखकर बोले, कभी कभार मुझे लगता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि कोई उसके साथ हो, बगैर किसी सवाल के। मैंने कहा, तो फिर मैं तो आपके साथ हूँ, बगैर किसी सवाल के। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगें। थोड़ी देर हम दोनों खामोश रहे। फिर खाला कहने लगे, बेटा, तुम्हारी बातों में एक मासूमियत है, लेकिन साथ ही एक संजीदगी भी। मैंने कहा, शायद आपकी वजह से है। खाला ने मुस्कुराकर अपने सिर को झटका दिया, कहने लगे, चलो अब तो। आप सबको मेरी तरफ से पुरजोश सलाम। आज की कहानी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां रिश्तों के बंधन और ख्वाहिशों की जंग एक नए रंग में सामने आएगी। इस सफर में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी हर कहानी फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। रात की पिछले पहर की खामोशी ने घर को अपनी लपेट में ले रखा था। अलीमा ने हल्की सी आवाज में कहा, ठीक है, मैं रात 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 15-20 मिनट रहूंगी, फिर वो पठान आ जाएगा तो मैं उससे थोड़ी देर बाथरूम में मिल लिया करूंगी। मैंने हाँ में सर हिलाया, अच्छा ठीक है। और फिर अम्मा जी खाना बनाकर कमरे में ले आईं। वो मेरे करीब आकर बैठ गईं और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए पूछने लगीं, अलीम, आज भाई बहन में इतनी सरगोशियां क्यों थीं? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, कुछ खास नहीं अम्मा जी, बस वो अपने बच्चों के बारे में पूछ रही थीं और ये कह रही थीं कि अगर कोई ज़रूरत हो तो बताया करो। मेरी अम्मा का चेहरा थोड़ा सा संजीदा हो गया। वो बोली, अलीम, तुम मुझसे भी तो पूछ लिया करो, मैं भी तुम्हारी अम्मा हूँ, कोई बेगाना तो नहीं। मैंने जल्दी से कहा, जी ज़रूर अम्मा जी, आप बताएं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ज़रूरत तो बहुत कुछ है बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे बताऊं? मैंने देखा कि मेरी बहन शाजिया गहरी नज़रों से अम्मा जी को देख रही है, जैसे कोई राज जानने की कोशिश कर रही हो। अम्मा जी ने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की, खाना रखा और दूसरे कमरे की तरफ चली गईं। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ कोई ना कोई बात ज़रूर है। खाने के बाद जब मैं बाहर आया तो अम्मा जी मेरे कमरे में थीं। अंदर जाकर देखा तो वो आहिस्ता से रो रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, अम्मा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है, आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं अलीम, छोड़ो ये बात, तुम अभी तक दुकान पर नहीं गए? मैंने इसरार किया, अम्मा जी दुकान की फिक्र मत करें, पहले आप बताएं आपको क्या हुआ है। बहुत इसरार पर अम्मा जी ने दिल की बात खोल कर रख दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, तुम्हारे अब्बू के हालात तुम्हें मालूम है ना, आजकल वो किस चक्कर में है? मैंने कहा, नहीं अम्मा जी, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो सारा दिन दुकान पर रहता हूँ। अम्मा जी की आवाज़ में कुछ कपकपी सी थी। वो रज़िया है ना, बेवा खातून, हमारे ही मोहल्ले की रहने वाली है, तुमने भी सुना होगा, उसके बारे में अजीब गरीब बातें मशहूर हैं। मैंने पूछा, तो क्या हुआ रज़िया को? अम्मा जी फिर रोने लगी। मैंने करीब जाकर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, उनके आंसू पूछे। जब मैंने उन्हें गले से लगाया तो एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर मौजज़न हो गई। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और पीछे हट गया, ये लम्हा मुनासिब नहीं था। अम्मा जी ने बताना जारी रखा, अलीम, तुम्हारे अब्बू और रज़िया के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मोहल्ले की एक खातून ने मुझे बताया है कि तुम्हारे अब्बू अक्सर उसके घर जाते हैं। कल मैंने तुम्हारे अब्बू से पूछा भी तो वो उल्टे मुझ पर ही बरस पड़े, कहने लगे, तुम अपने घर के कामकाज से काम रखो, बाहर के मामलात में दखल मत दो। मैं घबरा गया। अम्मा जी ने जारी रखा, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर चाहा तो रज़िया से शादी भी कर लूँगा, तुमसे पूछने वाला कौन है? इसलिए मैं कह रही हूँ अलीम, अगर तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर तुम लोग मुझे मत कहना जो मैं करूँगी। मैंने कहा, अम्मा जी खुदा के लिए कोई गलत कदम मत उठाइएगा। मैं समझ रहा था शायद वो खुदकुशी की बात कर रही हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बोली, तुम्हारा बाप क्या समझता है कि सिर्फ वही खूबसूरत है? पूरा मोहल्ला मुझ पर फिदा है, मुझे कितनी अच्छी अच्छी पेशकशें आती हैं, मैं सिर्फ तुम लोगों की खातिर डाल देती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे अब्बू ने भी ये हरकत की तो फिर मैं भी इसी घर में जिससे दिल चाहेगा उसे बुला लूंगी। मैंने शर्म से सर झुकाते हुए कहा, अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं, खुदा का खौफ करें। अम्मा जी ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, तो तुम्हारा बाप क्यों खुदा का खौफ नहीं करता? उसे समझा दो, अगर इस बार मुझे पता चला कि वो अब भी इन्हीं कामों में लगा हुआ है तो फिर तुम लोग मुझे मत कहना। और वैसे भी वो चौधरी साहब है ना, उन्होंने भी मुझे कई बार पेशकश की है,
कहते हैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। हमारे मोहल्ले के चौधरी के बारे में भी अजीबोगरीब बातों का चर्चा था। मैंने फौरन कहा, अम्मा जी, चौधरी से कोई सरोकार ना रखें। आपको मालूम है उनके बारे में क्या कहा जाता है? अम्मा जी बोली, सब मालूम है बेटा, लेकिन जब इंसान मजबूर हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, अम्मा जी, अगर आप वाकई बहुत मजबूर हो जाएं और आपके पास कोई रास्ता ना रहे तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे पास एक ख्याल है, शायद आपको पसंद आए। दरअसल मैं अपने दिल की वो बात कहना चाहता था जो कई बरसों से दबाई बैठा था, लेकिन उस वक्त मुनासिब मौका नहीं था। अम्मा जी ने तजस्सुस से पूछा, क्या ख्याल है, बताओ तो। मैंने कहा, अभी नहीं अम्मा जी, जब आप बिल्कुल लाचार हो जाएं तब ज़रूर बताएंगे। अम्मा जी ने फैसलाकुन लहजे में कहा, अच्छा, आने दो तुम्हारे अब्बू को, आज मैं उनसे फैसलाकुन बात कर लूंगी। या तो वो रज़िया के साथ रहेंगे या मेरे साथ। मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अम्मा जी ने मुझे पुकारा, अलीम, यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। मैं वापस लौट आया। अम्मा जी ने पूछा, तुम आलिया को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, हमारे ही मोहल्ले में रहती है। अम्मा जी बोली, उसने आज मेरे पास आकर कहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। वो चाहती है कि मैं उसके घर रिश्ता भेज दूं। मैं परेशान हो गया। आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन अभी शादी का वक्त नहीं आया था। जिंदगी में बहुत कुछ देखना था, बहुत से ख्वाब पूरे करने थे। मैंने फौरन इनकार कर दिया। अम्मा जी, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसे मना कर दें। हो सकता है वो मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता। अगरचा ये झूठ था, लेकिन मजबूरी थी। अम्मा जी ने कायल होते हुए कहा, अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। बाहर आकर मैंने देखा कि मेरी बहन शाजिया सहन में खड़ी मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, भाई, आप अभी तक यहाँ ही हैं? अम्मा जी कहाँ हैं? मैंने मुख्तसरन जवाब दिया, मेरी कमरे में है। शाजिया करीब आई और सरगोशी में बोली, भाई, अब तो आप मेरे राजदार बन गए हैं ना? अच्छा, तो आप भी मुझे अपनी बातों में शरीक किया करें। उसने अपने लहजे में एक अजीब सी चुभन डाल दी। मैंने तो आपको अपने सब राज बता दिए हैं। पठान का बता दिया, तैमूर का बता दिया, एक और भी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। जब बताऊंगी तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मैं शदीद परेशानी में घर से निकलकर दुकान की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसके बारे में मेरी बहन इतनी पुरस्कार बात कर रही थी। मेरे जहन में सिर्फ दो नाम आए, एक मेरे अब्बू और दूसरे मेरे मामू यानी अम्मा जी के भाई। दोनों ही शाजिया के साथ अजीब सलूक करते थे। दुकान पहुंचा तो मेरा मुलाजिम छोटा मुंतजिर था। उसे खाने भेजकर मैं अकेले बैठा यही सोचता रहा। इसी सोच में गुम था कि कल वाली खातून आ गई जिसे मैंने 4000 रुपए का सामान उधार दिया था। उसका चेहरा फिक्र से लटका हुआ था। बोली, अलीम, खुदा का शुक्र है आप मिल गए। मेरे छोटे बच्चे की तबीयत खराब है, फौरन 2000 रुपए दरकार है। मैंने बगैर किसी तरद्दुद के अपनी जेब से 2000 रुपए निकालकर उसे थमा दिए। वो जाने लगी तो बोली, आज रात का खाना मेरे घर आकर खाना। मैं हैरान रह गया। जो खातून पहले मुझसे मामूली बातचीत भी गवारा नहीं करती थी, वो महज 2000 रुपए के एवज खाने की दावत दे रही थी। पैसे की ताकत का ये एक नया पहलू मेरे सामने था। मैंने माजरत करते हुए कहा, आज तो नहीं, कल जरूर आऊंगा। शाम ढलने लगी। मैंने दुकान का शटर गिराकर बाहर देखा तो मेरे अब्बू सामने से गुजरते दिखाई दिए। उन्हें रात के वक्त बाहर निकलते देखकर मेरा शक पुख्ता हो गया। मैंने छोटे से कहा, तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, और मैं चुपके से अब्बू के पीछे हो लिया। वो कई गलियां मोड़ते हुए बालाखिर रजिया के घर के सामने जाकर रुके। इधर उधर देखा और फिर तेजी से अंदर दाखिल हो गए। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सोचा, क्या करूं, खुद अंदर जाकर पकड़ूं या अम्मा जी को ले आऊं? अगर अम्मा जी उन्हें इस हालत में देख लेती तो यकीनी तौर पर बड़ा फसाद खड़ा हो जाता और शायद यही मौका मेरी ख्वाहिशों की तकमील का रास्ता हमवार कर देता। मैं फौरन वापस घर पहुंचा। अम्मा जी बावर्ची खाने में मसरूफ थीं। मैंने बेचैनी से कहा, अम्मा जी, खाना छोड़ें, फौरन मेरे साथ चलें। वो हैरान हुई। क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा, आपने जो दोपहर को रजिया के बारे में बताया था वो सच है। मैंने अब्बू को अपनी आंखों से उसके घर जाते देखा है। अम्मा जी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चीखने लगी, देखा मैंने कहा था ना, चलो आज मैं इसकी हकीकत सब पर जाहिर करती हूँ। मैंने उन्हें समझाया, अम्मा जी शोर मत करें, मोहल्ले वाले सुन गए तो बदनामी होगी। हम अब्बू को घर लेकर आएंगे, फिर आप जो मुनासिब समझें। वो जल्दी से मेरे मोटरसाइकिल बैठ गई। मैंने तेज रफ्तार से रजिया के घर का रुख किया। हमारी दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। अम्मा जी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर रजिया खड़ी थी। उसके पीछे मेरे अब्बू का चेहरा दिखाई दिया। अब्बू ने हमारी तरफ देखा तो उनका चेहरा फक हो गया। अम्मा जी ने गुस्से से कहा, तो तुम यहाँ हो, घर की इज्जत खाक में मिला रहे हो? अब्बू ने घबराहट में जवाब दिया, तुम्हें क्या हक पहुंचता है यहाँ आकर शोर मचाने का? रजिया पीछे हटने लगी। अम्मा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे हर हक हासिल है। आओ घर चलो, वरना आज पूरा मोहल्ला तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हो जाएगा। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी मौजज़न थी। ये फसाद मेरे हक में था। अब्बू ने मजबूरी में अम्मा जी की बात मान ली और हमारे साथ घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही अम्मा जी ने जोरदार लहजे में कहा, अब फैसला करो, या तो इस औरत को हमेशा के लिए छोड़ दो या फिर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब्बू ने आजिज़ी से कहा, माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा। लेकिन अम्मा जी के चेहरे पर यकीन की कोई झलक न थी। वो बोली, अल्फाज से क्या होता है, अमली सबूत चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं अपने कमरे में जाकर सोचने लगा। अम्मा जी का गुस्सा शायद मेरे हक में बदल सकता था। उन्हें अब अपने शोहर पर इत्माद नहीं रहा था और मैं उनका वाहिद सहारा था।
दोपहर को जो बेचैनी मैंने महसूस की थी वो अब एक नए रूप में सामने आ रही थी। मैंने सोचा कल अम्मा जी से अपने दिल की बात कहूंगा, शायद वो उस वक्त मुझे समझ सकेंगी। इसी सोच में गुम थी कि दरवाजा खुला और शाजिया अंदर आ गई। उसका चेहरा मामूल से ज्यादा संजीदा था। वो मेरे पास आकर बैठ गई और सरगोशी में बोली, भाई अब मैं आपको वो नाम बताने वाली हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था। मैंने तजस्सुस से उसकी तरफ देखा। उसने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, लेकिन आपको वादा देना होगा कि किसी से जिक्र नहीं करेंगे। मैंने हाँ में सर हिलाया। शाजिया ने आहिस्ता से कहा, वो शख्स है। अचानक बाहर से अम्मा जी की आवाज आई, शाजिया कहाँ हो? शाजिया फौरन उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई, नाम बताए बगैर। मैं शदीद बेचैनी महसूस करने लगा। ये राज क्या था? रात के 1 बज चुके थे। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। अलीमा अंदर दाखिल हुई। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वादे के मुताबिक आ गई हूँ। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। शायद यही वो लम्हा था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले कि हम कोई बात शुरू करते, बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। अलीमा ने कान लगाकर सुना और फिर बोली, वो आ गया, मुझे जाना चाहिए। वो जल्दी से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कल का दिन कुछ नए फैसले लेकर आएगा, लेकिन सुबह होने से पहले ही एक और वाकया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हर नई कड़ी फौरन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आपके साथ एक ऐसा दास्तान शेयर करने जा रही हूँ जो रिश्तों की नज़ाकतों, जज्बों की गहराइयों और इंसानी दिल की पेचीदगियों के गिर्द घूमती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी, और अगर आप ऐसी ही जज्बाती व दिलचस्प कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे घर में माँ, बाप, बड़ा भाई और मेरी खाला रहती थी। खाला अभी तक कुंवारी थीं। वो देखने में निहायत हसीन और जवान थीं। उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, सब कुछ इस कदर पुरकशिश था कि मेरी नज़र अक्सर उन पर ही रहती। जब भी वो नहाने जाती, मैं चुपके से उन्हें देखता रहता। फिर जब वो नहाकर बाहर आ जाती तो मैं अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाता। एक दिन नहाने के बाद खाला अचानक अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। उनके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए एक ऐसी तस्वीर बन गए थे जो मेरे जहन पर नक्श होकर रह गई। मैंने जल्दी से नहा धोकर कॉलेज के लिए रवाना हो गया। जब दोपहर को घर वापस आया तो माँ बाप मौजूद नहीं थे। मेरी पूछने पर खाला ने बताया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी ज़रूरी काम से गए हैं और शायद उन्हें वापस आते देर लग जाए। मैंने कुछ खाया पिया और फिर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई में लग गया। थोड़ी देर बाद खाला मेरे कमरे में आई। मैंने कहा, खाला आज तो ख़ास दिन है, आप कोई अच्छी सी डिश बना दें। खाला मुस्कुराई और राज़ी हो गई। मैं फिर थोड़ी देर बाहर खेलने चला गया। शाम करीब 6:30 बजे जब वापस आया तो खाला ने खाना तैयार कर लिया था। आ जाओ खाना खा लो, खाला ने कहा। मैंने जवाब दिया, नहीं खाला, आज मैं और आप साथ बैठकर खाएंगे। खाला ने कहा, मैं तो नहाने के बाद खाऊंगी। ठीक है, आप नहा लो, फिर इकट्ठे खाते हैं, मैंने इसरार किया। खाला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। वो नहाने चली गई। मैं वहीं बैठा सोचता रहा। जब वो नहाकर बाहर आई तो मैंने नज़रें चुरा लीं। वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो पूछा, तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा, नहीं, हम मिलकर खाएंगे, क्या आप इनकार करेंगी? खाला ने आंखें तंग करके देखा, किस तरह मिलकर? मैंने अपना हाथ उठाया और एक ख़ास अंदाज में इशारा किया। उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। दोनों ने चुपके से एक ख़ास मशरूब के जाम चढ़ाए। खाला ने पहला घूंट लेते ही कहा, वाह, ये तो बहुत तेज़ है, पता नहीं लोग इसे कैसी पी लेते हैं। मैंने कहा, खाला थोड़ी देर बाद एहसास बदल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। खाना भी साथ साथ चल रहा था। मैंने अचानक पूछ ही लिया, खाला आपकी शादी के बारे में क्या ख्याल है? आप तो अब बिल्कुल तैयार हैं। खाला ने शरारती नज़रों से देखा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तैयार हूँ? मैंने शर्माते हुए कहा, आपको देखकर ही सब कुछ मालूम हो जाता है। मशरूब के असरात अब जाहिर होने लगे थे। खाला की आंखें भारी हो रही थीं। खाना खत्म होते ही वो ऊँघने लगी। मैंने कहा, खाला आपको आराम की ज़रूरत है, मैं आपको कमरे तक छोड़ने आता हूँ। खाला ने मुबहम सी आवाज़ में कहा, क्यों, यहीं आराम कर लूँगी। मैंने इसरार किया, नहीं, आप अपने बिस्तर पर आराम से सोएं। वो बोली, नहीं बेटा, आज हम यहीं सोएंगे, रात को अगर कोई तकलीफ़ हुई तो तुम होना। मैंने कुछ नहीं कहा। उनकी बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगा दी थी। खाला उठी और मेरा सहारा लेकर कमरे में दाखिल हुई। लाइट बंद करके मैं भी उनके पास वाली चारपाई पर लेट गया। रात के करीब 10 बजे होंगे। मौसम में अचानक खुनकी फैल गई। मैंने खुद को कंबल में लपेट लिया। खाला को तो नींद के गहरे समंदर में उतार लिया गया था। उन्हें आसपास का होश ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि खाला की सांसें तेज चल रही थीं। मैंने समझा शायद उन्हें कोई डरावना ख्वाब आ रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा कि उनकी आंखें खुली हुई हैं। वो मुझे देख रही थीं। एक लम्हे के लिए मेरी सांस अटक सी गई। फिर उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। मैं भी सुकून की सांस लेकर सो गया। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरसुकून रातों में से एक थी। सुबह हुई तो एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे और खाला के दरमियान एक नादीदा फासला पैदा हो चुका था।
मुझे डर था कि अगर मैंने कल रात के बारे में कोई बातचीत की तो शायद ताल्लुकात ही बिगड़ जाए। खामोशी ही बेहतर थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं। मौसमों ने गिरने बदली, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की रूटीन वही थी। मैं बहुत डरपोक वाक़ई हुआ था, इसलिए अक्सर अपने कमरे के बजाय खाला के कमरे में ही सो जाया करता। उनकी मौजूदगी मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने हेडफोन लगाया और मोबाइल पर कोई फिल्म देखने लगा। वक्त का पता ही नहीं चला। मैं फिल्म के जादू में इस कदर खो चुका था कि मेरे इर्द गिर्द का होश ही ना रहा। अचानक मुझे एक हल्का सा हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ। मैं चौकन्ना हो गया। खाला खड़ी थी, पानी पीने उठी थी, लेकिन उनके चेहरे पर मामूल से हटकर एक सख्त तासुर था। तुम ये क्या देख रहे हो? उनकी आवाज़ में गुस्सा था। फ़ौरन बंद करो, वरना मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी। मेरा खून खुश्क हो गया। मैंने माफ़ी मांगते हुए फिल्म बंद की। खाला, माफ़ कर दीजिए, ये गलती से खुल गई थी, किसी को मत बताइएगा, मैंने इल्तजा की। कुछ देर तक वो खामोश खड़ी रहीं, मेरी आंखों में झांकती रहीं। फिर उनके चेहरे पर नरमी आ गई। अच्छा, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अच्छे लड़के हो, अपनी तवज्जो पढ़ाई पर रखो, उन्होंने नरमी से समझाया। मैंने शुक्राने से सर हिलाया। वो पानी पीकर वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। लेकिन उस रात के बाद से मेरे अंदर एक तब्दीली सी आ गई। खाला का गुस्सा, उनकी तंबीह, दरअसल मेरे लिए उनकी फ़िक्र का इजहार था। एक और रात बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती की लो टिमटिमा रही थी। मैं और खाला दोनों अपनी अपनी चारपाइयों पर बैठे थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा का। तुम डरते तो नहीं हो? खाला ने आवाज़ दी। नहीं, आपके साथ हूं तो डर कैसा, मैंने कहा। तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हो, वो मुस्कुराई। बातों बातों में उन्होंने अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाने शुरू कर दिए। एक कहानी में उन्होंने अपनी पहली मोहब्बत का जिक्र किया जो कभी पूरी ना हो सकी। उनकी आवाज़ में गहरा दुख था। मैं सिर्फ सुनता रहा। जिंदगी अजीब होती है, उन्होंने कहा। कभी कभी रिश्ते हमारे सामने आकर भी हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बात मेरे दिल को छू गई। वक्त गुजरता गया। मेरी छुट्टियां खत्म होने को आईं। एक रात खाने के बाद खाला ने मुझे अपने पास बैठाया। तुम्हें पता है, तुम मेरे लिए सिर्फ भांजे नहीं हो, उन्होंने संजीदा लहजे में कहा। तुम एक अच्छे दोस्त हो, एक सहारा हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने ख्वाबों के गिर्द घूमनी चाहिए। तुम्हें अपनी तालीम, अपने करियर पर तवज्जो देनी चाहिए। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो मेरी भलाई चाहती थी। मुझे पता है खाला, मैंने कहा। और हाँ, वो थोड़ी देर रुक कर बोली, कुछ रिश्ते हमेशा तकदीर की लकीर के अंदर ही खूबसूरत रहते हैं। इस लकीर को पार करने की कोशिश उनकी खूबसूरती को ख़त्म कर देती है। ये वो अल्फाज थे जो मेरे दिल में उतर गए। मैंने समझ लिया। आखिरकार वो दिन आ गया जब मुझे कॉलेज वापस जाना था। रवानगी से पहले की रात मैंने खाला से अलग होने की बात की। वो मेरे सामान में कपड़े तरतीब दे रही थी। खाला, आपका शुक्रिया, मैंने आवाज़ दी। वो रुक गई। शुक्रिया कैसा? उन्होंने पूछा। हर बात का, आपने जो सिखाया, जो समझाया। वो करीब आईं और मेरे सर पर हाथ फेरा। तुम अच्छे हो, अच्छे रहना, हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना है। सुबह हुई तो मैंने अपना बस्ता उठाया, माँ बाप और भाई को अलविदा कहा। आखिरी नज़र मैंने खाला पर डाली। वो दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक मजबूत मुस्कुराहट थी। मैंने हल्के से सर हिलाया और उन्होंने जवाब में हाथ हिलाया। बस, अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। कॉलेज में वापस आकर मैंने अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूबने की कोशिश की। खाला से फ़ोन पर बात होती रहती, लेकिन वो आम सी बातचीत होती। उन्होंने एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना शुरू कर दिया था। जिंदगी अपने मामूल के धारे में बह रही थी। फिर एक दिन माँ का फ़ोन आया। बेटा, तुम्हारी खाला की मंगनी तय हो गई है, बहुत अच्छा रिश्ता है। फ़ोन मेरे हाथ से फिसल कर गिरते गिरते रह गया। मेरे सीने में एक खालीपन सा हो गया। खुशी थी, गम था, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने खाला को फ़ोन किया। मुबारक हो खाला, मेरी आवाज़ कतरे कांप रही थी। शुक्रिया बेटा, उनकी आवाज़ पुरसुकून थी। तुम्हें सबसे पहले बताना चाहती थी। आप खुश हैं ना? मैंने पूछा। हाँ, उनका जवाब मुख्तसर था, लेकिन यकीन दिलाता था। और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी में शामिल है ना? हमेशा खाला, हमेशा। खाला की शादी एक सादा लेकिन खूबसूरत तकरीब में हुई। मैं घर गया, उन्होंने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था और वो किसी पर्दे की रानी लग रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में खास चमक थी। मैंने उनके हाथ चूमे। आप हमेशा खुश रहें, मैंने दिल ही दिल में दुआ दी। शादी के बाद खाला अपने नए घर चली गई। घर एक अजीब सा सूना पड़ गया, लेकिन वक्त ने सब जख्म भर दिए। मैं अपनी डिग्री मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी करने लगा। सालों बाद एक बार फिर छुट्टियों में घर गया। माँ ने बताया कि खाला अपने शौहर और छोटी सी बेटी के साथ आने वाली है। उनके आने के दिन मेरा दिल धड़क रहा था। आखिरकार वो आ गई। वही मुस्कुराहट, वही आंखें, लेकिन अब उनमें एक औरत, एक बीवी और एक माँ की पुख्तगी थी। उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को मेरे हवाले किया। ये है तुम्हारा मामू, उन्होंने बच्ची से कहा। लफ्ज़ मामू सुनकर मेरे दिल में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। यही था हमारा असल रिश्ता। यही वो लकीर थी जो हमेशा से थी और हमेशा रहनी थी। रात को जब सब सो चुके थे, मैं और खाला चाय पी रहे थे। हम दोनों खामोश थे। तुमने बहुत तरक्की कर ली है, उन्होंने कहा। आपकी दुआओं का असर है, मैंने जवाब दिया। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ख़ास है? उन्होंने पूछा। अभी नहीं, मैंने कहा, लेकिन जब होगी तो आप सबसे पहले बताऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, अपने घर वालों को हमेशा अव्वलियत देना। मैंने हाँ में सर हिलाया। अगली सुबह वो अपने घर वापस जाने लगी। रुखसत होते वक्त उन्होंने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, वो रातें, वो बातें, वो एक खूबसूरत याद बनकर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। लेकिन अब नया बाब शुरू हो चुका है।
मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में वही समझदारी, वही मोहब्बत थी। मैंने कहा, हाँ खाला, आप हमेशा मेरी प्यारी खाला रहेंगी। और फिर वो चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, ये सोचता रहा कि ज़िंदगी हमें किस तरह मुख्तलिफ मोड़ दिखाती है। हम कभी कुछ चाहते हैं और ज़िंदगी हमें कुछ और देती है, लेकिन उसका दिया हुआ अगर हम समझदारी से कबूल करें तो हमेशा बेहतर होता है। खाला की वो बात मेरे दिल में गूंजती रही। कुछ रिश्ते हमेशा तकदीर की लकीर के अंदर ही खूबसूरत रहते हैं। मैंने उस लकीर को कभी पार नहीं किया था, और शुक्र है कि नहीं किया, क्योंकि आज वो मेरे लिए एक मुकम्मल खाला है। एक ऐसी शख्सियत जिसका एहतराम, जिसकी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी, और बस यही काफ़ी है।